तो हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के, जो हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें क्या समझाता है कि भाई अगर हम किसी भी रिएक्शन पे जो कि इक्विलिब्रियम में, कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है और अगर हम उस पर कोई चेंज अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उस कंडीशन में रिएक्शन एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मूव करने से वो उस पर किए गए चेंज को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, रिएक्शन एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जाने से वो अपने ऊपर किए गए चेंज को मिनिमाइज कर सके। यही हमको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल समझाता है। इसके लिए हमें रिएक्शन क्वेश्चन के एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिएक्शन क्वेश्चन जो हम क्यू कहते हैं, जैसे क्यू को हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू बेसिकली क्या होता है, अगर आपका रिएक्शन क्वेश्चन क्यू के से बड़ा आ रहा है तो उस कंडीशन में रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। के यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ी है तो रिएक्शन किधर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर क्यू लेस आता है के से तो उस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर क्यू जो है अगर के बराबर हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या रहता है, इक्विलिब्रियम पे ही बना रहता है। हम बेसिकली एक रिएक्शन के लिए ऐसे समझ सकते हैं दैट कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो जनरली इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव करता है किसी ना किसी स्टेट पर, और हम इक्विलिब्रियम को सब घर समझ लेते हैं, से अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो अगर ये घर है इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम घर है तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे पहुंचते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम घर है। अब अगर आप घर से आगे निकल गए, यानी क्यू जो है अगर के से बड़ा हो गया, तो मतलब आपको घर पे आने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, पीछे आना होगा, तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आप घर नहीं पहुंचे हैं, घर से पहले हैं अभी, तो आपको आगे की तरफ जाना है, और अगर आप ऑलरेडी घर पे हैं तो रहें, ठीक है, कहीं शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर? होता क्या है क्यों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो। अगर मान लो आपके पास एक गैसियस रिएक्शन आपको दे रखी है ए प्लस बी बी इन इक्विलिब्रियम विद सी सी प्लस डी डी, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर याद रहे के आपका के सी भी हो सकता है, यानी कंसेंट्रेशन के टर्म्स में भी के ले सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में भी ले सकते हैं। के सी, के पी, के एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम के सी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। के सी जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पता है। तो अगर आप के सी को यहाँ पर लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ जो आपके प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का रेशो है, ठीक है, और किसके साथ लिया गया रेशो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के साथ लिया गया है। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, सो ये जो रेशो है इसमें जो कंसंट्रेशन है सी की, ये बेसिकली सी की कौन सी कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ये डी की कौन सी कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। जिस कंसंट्रेशन पर ए की जिस कंसंट्रेशन पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, और बी की जिस कंसंट्रेशन पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, दीज आर द कंसंट्रेशंस बेसिकली एट इक्विलिब्रियम। बट क्या रिएक्शन स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पे ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर अदर इंस्टेंट्स अदर देन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जब नहीं होगा तो उस कंडीशन पे जब हम इसी रेशो को लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन। द सेम रेशो व्हेन द कंसंट्रेशंस एंड व्हेन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन में उन कंसंट्रेशंस की वैल्यू भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस नहीं होंगी, तो उस कंडीशन में जो रेशो की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना कहलाकर रिएक्शन क्वेश्चन कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट इफेक्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम एक इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो किस किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं रिएक्शन के अंदर। जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज इन्वॉल्व है उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। मान लो आपका वही ऊपर वाला रिएक्शन मैंने नीचे ले लिया है, अगर यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर देता हूँ, ऐड कर दिया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ऐड कर दिया एक्सटर्नली। अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, मतलब उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये रहने वाली थी। आपने सडनली क्या किया, आपने रिएक्टेंट की वैल्यूज को ऐड कर दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐड कर दी। अगर आपने रिएक्टेंट ऐड कर दिया तो जैसे ही रिएक्टेंट ऐड किया, ए और बी की कंसंट्रेशन अब इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन नहीं है, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन नहीं है तो अब इसको हम के नहीं लिख सकते, अब इसे हम क्या लिख रहे होंगे, क्यू लिख रहे होंगे। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें,
हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है, न्यूमरेटर तो वही रहा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। अब डिनोमिनेटर क्योंकि इंक्रीज हो गया तो Q की जो वैल्यू है वो K से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर Q की वैल्यू K से कम हो गई तो मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, जैसा कि ऊपर बताया था, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। अब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या है, रिएक्टेंट का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों बातें किस चीज को डेजिग्नेट करती है, हमारे फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ रिएक्शन को ही डेजिग्नेट करती है। ज़्यादा ए और बी का कंजम्पशन होने लग जाएगा और ज़्यादा सी और डी फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ताकि हम जो हमने चेंज अप्लाई किया उसे मिनिमाइज कर सकें। हमने चेंज क्या अप्लाई किया था, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी थी, तो उसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है, उसकी कंसेंट्रेशन को कम करो। कम कैसे हो सकती है, उसको और रिएक्ट करवाओ, यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अब बढ़ेंगी और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटेंगी। जब तक ऐसा चलेगा जब तक रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, ठीक है। देन अगर मान लीजिए मैं कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देता हूँ, रिएक्टेंट ना बढ़ाया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो अगर प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने डिनोमिनेटर को तो सेम रखा, न्यूमरेटर सडनली आपने बढ़ा दिया। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ा दिया तो Q की वैल्यू K से क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। और अगर Q की वैल्यू K के ऊपर चली गई तो उस कंडीशन में रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा, रिएक्शन उस कंडीशन में बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसका क्या मीनिंग है, बैकवर्ड शिफ्ट का मीनिंग ये हो गया कि हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंजम्पशन डिक्रीज हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये चीज हम समझ सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ गया और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन बढ़ गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो ए और बी रिएक्टेंट बिहेव करते हैं और सी और डी प्रोडक्ट बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इसी को बैकवर्ड देखोगे तो सी और डी रिएक्टेंट बिहेव कर रहे हैं और ए और बी आपका क्या है, प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल है तो इसलिए सी और डी का कंजम्पशन हो सकता है। देन अगला इफेक्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। सेम रिएक्शन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम चेंज करी जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर और रिएक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर, और रिएक्शन कैसे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज के केस में आप क्या कह सकते हो, जो Q होता है वो बेसिकली वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v टू द पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स का सम माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स का सम, ठीक है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, डिक्रीज कर रहे होंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या केस बन सकते हैं। अब देखो आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, मान लो आपका डेल्टा एन जी जो है वो पॉजिटिव है। अब एक और चीज जो है समझनी है, वॉल्यूम बढ़ाने से Q या तो बढ़ेगा या कम होगा। अब Q बढ़ेगा या कम होगा तो उसका बढ़ने और कम होने का क्या सेंस है, देखो रिएक्शन K पर ही है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, यानी Q और K बराबर है। जब मैंने बोला कि वॉल्यूम बढ़ाई और अगर उसके बढ़ाने से Q बढ़ा तो यानी वो K के ऊपर इंक्रीज किया, और अगर Q डिक्रीज किया तो वो K से डिक्रीज किया। वॉल्यूम बढ़ाने से अभी इनिशियली Q और K दोनों सेम लेवल पर है, बराबर है। अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाई और उसके वॉल्यूम को चेंज करने की वजह से Q इंक्रीज करता है तो वो K से बड़ा हो जाएगा, और अगर डिक्रीज करता है तो वो K से छोटा हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को की शिफ्ट को स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अगर डेल्टा एन जी प्लस एक्स ले लिया, मान लीजिए कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा एन जी की, तो उस कंडीशन में Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v टू द पावर डेल्टा एक्स के। तो Q जो होगा आपका वो 1/v टू द पावर डेल्टा आपका प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। इसका मीनिंग है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में Q डिक्रीज करने वाला है, और कहाँ से डिक्रीज करने वाला है, जैसा समझाया K से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। पीछे चले जाओ थोड़ा, तो K से डिक्रीज कर जाएगा। अगर Q की वैल्यू लेस देन K हो गई तो रिएक्शन का शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड तरफ होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब आप वही कह सकते हैं कि A और B का कंजम्पशन बढ़ जाएगा या C और D का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, वॉट एवर इट इज। अगर डेल्टा एन जी प्लस एक्स का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। PCl5 PCl3 और Cl2 में टूटेगा तो 1 + 1 - 1 प्रोडक्ट के मोल्स का सम माइनस रिएक्टेंट के मोल्स का सम +1 आ रहा है, तो ये इसको डेजिग्नेट कर रहा है।
अगर हम अगला केस देखें, डेल्टा जी एन जी अगर माइनस एक्स हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा एन जी इज माइनस एक्स, तो उस कंडीशन में मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो Q जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v⁻ माइनस एक्स आएगा, या आप कह सकते हो Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v⁻x के। अब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो Q क्या करेगा, बढ़ेगा, और Q बढ़ने का क्या मीनिंग है कि K से बड़ा हो गया, तो अगर K से बड़ा हो गया तो Q की वैल्यू ग्रेटर देन K हो जाएगी, यानी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट चला जाएगा, और अगर बैकवर्ड शिफ्ट चला गया तो उसका मीनिंग यही है कि रिएक्टेंट का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया, या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे अमोनिया के फॉर्मेशन रिएक्शन में डेल्टा एन जी नेगेटिव आता है। इन केस अगर डेल्टा एन जी जीरो रहता है, तो डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा तो उस कंडीशन में डेल्टा एन जी की वैल्यू जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा वॉल्यूम के चेंज से, और अगर वॉल्यूम के चेंज से इंडिपेंडेंट हो गया तो आप वॉल्यूम बढ़ाइए या घटाइए, Q के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q विल रिमेन इक्वल टू K, यानी रिएक्शन कहाँ बना रहेगा, इक्विलिब्रियम पे ही बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ अब अगर हम इसको स्टडी करें तो हम प्रेशर के चेंज को भी स्टडी कर सकते हैं। प्रेशर के चेंज को स्टडी करें तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर डेल्टा एन जी, और जैसे हमने अभी वॉल्यूम के लिए किया वैसे ही इसके लिए भी समझेंगे कि अगर Q बढ़ रहा है तो वो K से बढ़ रहा है, और घट रहा है तो K से घट रहा है। तो सपोज हम प्रेशर को भी बढ़ा ही रहे हैं, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और डेल्टा एन जी की वैल्यू प्लस एक्स है तो उस कंडीशन में Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P टू द पावर x, और Q K से बड़ा हो जाएगा, यानी रिएक्शन की शिफ्ट किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। अगर डेल्टा एन जी माइनस एक्स है तो उस कंडीशन में Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर माइनस एक्स, यानी रिएक्शन की शिफ्ट किधर आएगी, आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड चली जाएगी, क्योंकि Q जो है वो प्रेशर बढ़ाने से अब डिक्रीज कर जाएगा K से। और सिमिलरली अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो यहाँ पर भी प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा और Q और K बराबर हो जाएंगे, रिएक्शन पे प्रेशर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को हम इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।